हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाग 2 में जो नागरिकता हम लोग पढ़ रहे थे उस नागरिकता की दूसरी क्लास में लेके आए हूँ। इसमें आज हम नागरिकता की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि है और नागरिकता भारत की कैसे चली जाएगी उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नागरिकता मिलने के पेपर में दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है। अगर वनडे एग्जाम होगा तो सीधे सीधे दो चीजें पूछ ली जाती हैं कि भारत की नागरिकता हम कितने तरीके से ले सकते हैं। तो वो तरीके हमारे पास कितने हैं? 5। अगर आप नागरिकता को ग्रहण करना चाहते हैं तो कितनी मेथड्स हैं? 5 मेथड्स हैं। भारत की अगर नागरिकता अगर आपकी जानी है तो वो कितने तरीके से जा सकती है? वो 3 तरीके हैं। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब उसमें ये पूछ सकता है डिटेल में जाके कि भारत की अगर आपको नागरिकता ग्रहण करनी है तो इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछा है। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है, तो आपको पहले पांचों तरीके क्लियर होना चाहिए, तब आप उसमें ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा तरीका नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए सबसे पहले हम इन पांचों तरीकों को डिस्कशन करेंगे। फिर हम यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे कि भारत की नागरिकता जाने की क्या शर्तें हैं, किस वजह से नागरिकता चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म के आधार पर। देखो दोस्तों, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी, है ना। पहला पहला मेथड ये कहता है कि भारत उन सभी को जन्म के आधार पर नागरिकता देगा जो 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 क्या लिखा हुआ है, संविधान लागू होने के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, मतलब जो संविधान जब लागू हो गया उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सभी को जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे मेरे बच्चे जब जन्म लेंगे तो उनको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनके जो मैं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। ये बात समझ में आई? मेरी वाइफ भारत की नागरिक है, तभी जाके उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये किसके आधार पर मिलेगी? जन्म के आधार पर। हम लोगों को भी किस आधार पर नागरिकता मिली है? हम लोगों को भी जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिली है, क्योंकि हमारे माता पिता कौन थे? भारत के नागरिक थे, तभी तो नागरिक हैं, मतलब तभी तो हमको जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं वंश के आधार पर। देखिए वंश के आधार पर नागरिकता एक्चुअलिटी में क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको कैसे समझते हैं? देखिए वंश के आधार पर नागरिकता एक्चुअलिटी में क्या होता है कि विदेश में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, क्या है, विदेश में जो बच्चे जन्म लेंगे उनको भारत की नागरिकता केवल इस आधार पर दी जाएगी कि उनके माता पिता क्या रहे हो? भारत के नागरिक रहे हो। पहले ये कंडीशन थी, अब लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस को चेंज कर दिया। अब उसमें ये कर दिया है कि दोनों में से कोई एक हो तो भी उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे तो उनकी माता भारत की नागरिक हो या उनका पिता भारत का नागरिक हो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये किसके आधार पर है? वंश के आधार पर नागरिकता है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? है ना। वंश के आधार पर नागरिकता, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को दी गई नागरिकता, जिसमें से माता पिता, पहले क्या था, माता पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में हमने क्या किया, फिर इसमें से ये कंडीशन को थोड़ा सा और रिलैक्स दे दिया कि दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? चलिए अब हम आगे चलते हैं। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तब दी जाती है जब वो भारत में कम से कम कितने साल रह ले दोस्तों? भारत में 7 साल बिता चुका हो। कितने साल बिता चुका हो? 7 साल अगर वो रह चुका है तो भारत की उसको नागरिकता दे दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? को दोस्तों पेपर में सीधे क्वेश्चन आएंगे कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर या पंजीकरण के आधार पर भारत को जब नागरिकता दी जाती है तो आपको मिनिमम कितने साल तक रहने की शर्त रखी गई है? 5 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, इस टाइप के ऑप्शन दे देगा और आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैंने डायरेक्ट टू हिट क्वेश्चन पर चीजों को रखा है। अब हम बात करते हैं देशीकरण। देशीकरण क्या होता है भैया? देशीकरण के आधार पर हम नागरिकता कैसे देते हैं? देशीकरण पर नागरिकता देने के बहुत सरल तरीके हैं। देखो सबसे पहले वो भारत की एक भाषा जानता हो। जब हम किसी व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर, न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर जब हम उसको नागरिकता देंगे, सिटीजनशिप उसको देंगे। अच्छा मैं अगर ये आपसे क्वेश्चन करूं कि नागरिकता देता कौन है भारत में, जैसे मान लो आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता चाहिए तो ये देगा कौन आपको? क्या संसद देगी या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको ये नागरिकता प्रदान करेगा? ये आपको मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे जब इस वीडियो को देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो देशीकरण के आधार पर अगर हम नागरिकता देखते हैं तो भारत की वो कम से कम एक भाषा तो वो जानता हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? कला और विज्ञान में निपुण हो, चाहे तो वो साइंस में माहिर हो, विज्ञान में निपुण हो, संगीत, कला, जो भी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें वो किसी एक चीज में वो निपुण रहा हो, ठीक है। उसके बाद सकारात्मक सोच रखता हो, किसके प्रति? भारत के संविधान के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति, भारत के लोगों के प्रति।
क्या ये बात समझ में आई? मतलब भारत के और भारत के संविधान के प्रति उसकी सोच कैसी हो, सकारात्मक सोच हो। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हो? संविधान में वो आस्था रखता हो, सोच रखता हो। उसके बाद कम से कम वो कितना रह चुका हो भारत में, 12 साल तक रह चुका हो। भाई क्वेश्चंस अब इसमें कहां पूछेगा पेपर में, ये मैं तुम्हें बता देता हूं। ज्यादा गहराई का ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन वो ज्ञान जरूर दूंगा जो पेपर में पूछ लेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछता है कि जब हम न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर अगर आपको सिटीजनशिप देते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता है, या हम देशीकरण के आधार पर जब भारत के किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, मतलब भारत के नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, तो उसमें उसे कम से कम कितने साल भारत में निवास करने की जरूरत है? ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 14 साल, ऑप्शन डी 5 साल। तो कंफ्यूजन हो जाओगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि देशीकरण में हमें 12 साल रखना है, और और पंजीकरण के आधार पर हमें भारत में कितने साल रुकना पड़ेगा? 7 साल। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे हम समझते हैं पांचवी, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्जित भूमि का मतलब यह है कि जब हम किसी देश को या किसी देश के किसी टुकड़े को जब हम भारत में विलय करते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब देखो मैं अब आपको इसको इंटरलेट करता जाऊंगा धीरे धीरे पिछली क्लासों से। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब हम किसी भी देश की भूमि को हम अर्जित करेंगे तो वो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? भाई उसमें आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? आर्टिकल 2 के तहत हम उसको भारत में मिला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब हम उस पार्ट को भारत में मिला लेंगे, तो उस पार्ट में रहने वाले जितने भी लोग होंगे उनको ऑटोमेटिकली वो क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि वो भारत के किसमें शामिल हो जाएंगे? यूनियन में शामिल हो जाएंगे, और वो भारत से फिर टूटकर अलग नहीं हो सकते। क्या आपको ऐसा कोई एग्जांपल है जिसके बारे में अर्जित भूमि के बाद आप समझ सकते हैं? भाई सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया था सिक्किम का याद है आपको? 1974 में पहले उसको शहर राज्य का दर्जा बनाया, और 16 मई 1975 को उसको पूर्ण राज्य का जब दर्जा दिया गया था, भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था, तो उस समय सिक्किम में रहने वाले सारे के सारे लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो गए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल इजी समझना है यार, इंपॉर्टेंट चीज है कि विदेशी राज्य यदि किसी देश को सीधे के सीधे भारत में मिला लेंगे तो सीधे सीधे हम उसको अपनी नागरिकता दे देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो भारत के 5 तरीके, नागरिकता लेने के कितने तरीके हैं दोस्तों? 5 तरीके। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला जन्म के आधार पर। जैसे मैं हूं, मुझे जो नागरिकता मिली है, आप लोगों को जो देखो संविधान बनने के बाद जितने लोग पैदा हुए उनको लगभग 90%, मतलब लगभग लोगों को किसके आधार पर नागरिकता मिल गई? किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। क्यों मिल गई जन्म के आधार पर? क्योंकि उनके माता पिता पहले भारत के नागरिक रहे थे, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? पंजीकरण के वंश के आधार पर। वंश के आधार पर नागरिकता एक्चुअलिटी में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलेगी। किसमें बच्चों को मिलेगी? विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको 7 साल भारत में बिताने पड़ेंगे। और देशीकरण जब आपका किया जाएगा, क्या किया जाएगा? देशीकरण किया जाएगा तो कम से कम भारत की आप एक भाषा जानते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भारत के संविधान में आप आस्था रखते हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हो, ठीक है। कम से कम विज्ञान, कला या किसी अच्छी जगह पे आप निपुण हो, संगीत में अगर आप निपुण हो। दूसरी चीज सकारात्मक आप सोच रखते हो और 12 साल भारत में बिता चुके हो, तब जाके आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हम अर्जित भूमि की बात करें तो कोई भी हम विदेशी टुकड़े को भारत में विलय करते हैं तो उन विलय किए गए टुकड़ों में रहने वाले सभी के सभी नागरिकों को स्वतः ही भारत के नागरिक घोषित हो जाएंगे, उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता किस आधार पर आपकी छीन ली जाएगी, है ना। तो नागरिकता छीनने के 3 कारण है। एक तो विदेश की अपने आप ग्रहण कर लो। नागरिकता आपकी भारत की केवल 3 कारणों के कारण जा सकती है। सबसे पहले तो आप जैसे ही दूसरे की ले लेंगे, जैसे ही आपने दूसरे की ग्रहण करी, खुद की नागरिक आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो गई। ये किस आर्टिकल के तहत चली जाती है? आर्टिकल 9 के तहत। जस्ट मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, याद है। अगर आप विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, खुद छोड़ दें। आप अपनी इच्छा से अगर खुद ही नागरिकता छोड़ देंगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। तीसरी, आप देश विरोधी कोई कार्य कर रहे हैं, पागल हो जाए, बिना बताए 7 साल तक भारत के बाहर चले जाएं।